हेलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो ये वीडियो देखने से पहले आपको मेनली दो रूल्स को फॉलो करना है। वीडियो को 2x पर मत देखना अगर पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो, और दूसरा रूल मैं फॉलो करूंगा। तुम बोलते हो ना बेसिक तो देखो इतने बेसिक से लाऊंगा ना बेटा। देखो ये अर्थ है ना, तो ये अर्थ के बीच में क्या होता है, कोर। तो मैं तुमको कोर से एटमॉस्फेयर की सबसे ऊपर वाली लेयर तक ले जाऊंगा, और जो तुम्हारे बोर्ड्स का लेवल है ना वो सिर्फ इतना ही है, जमीन के बराबर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। सो मैं यहाँ पर ये मान के चल रहा हूँ कि आपको केमिकल का मतलब तो पता ही होगा, और अगर ये भी नहीं पता तो भाई इस साल बोर्ड्स मत देना प्लीज, वरना मार्क्स देख के बोलोगे गरम है। सो केमिकल रिएक्शन से तुम लोग क्या समझते हो, तुम सोचो, मैं क्या बताऊँ। तो देखो, अगर मुझे सोचना होता तो मैं ऐसे सोचता कि बचपन में हम कार्टून देखते थे, उसमें क्या होता था कि एक केमिकल को एक हाथ में पकड़ा, दूसरे केमिकल को दूसरे हाथ में पकड़ा, दोनों को मिला दिया, कुछ बम ब्लास्ट हो गया। यही मेरे हिसाब से केमिकल रिएक्शन है। हाँ, तो बिल्कुल सही है ये डेफिनेशन, कोई गलत नहीं है। तुम सोचो, तुम जो सोचते हो ना वही साइंस है बस। लेकिन अब तुम 10th में हो, तो इसलिए जो तुम्हारी डेफिनेशन है वो थोड़ी सी सीक्वेंस वाइज सही होनी चाहिए। हाँ, तो वो एक्चुअल डेफिनेशन क्या है वो अभी हम समझते हैं। उससे पहले मैं तुमको दो बात और बता देता हूँ। तो उन दो बात में पहली बात है फिजिकल चेंज, दूसरी बात है केमिकल चेंज। अब देखो, नाम है फिजिकल चेंज, जिसके अंदर कोई भी अगर सब्सटेंस है हमारे पास, तो उसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमको चेंज मिल जाए तो उसको फिजिकल चेंज बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे मैंने पानी की बर्फ जमा दी तो बर्फ भी H2O और पानी भी H2O, तो ये है फिजिकल चेंज। लेकिन केमिकल चेंज का मतलब है चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। जैसे कि पानी का फॉर्मूला है H2O, तो ये H2O की जगह और कुछ हो जाए। और ये केमिकल चेंज जो है ना, ये कुछ और भी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, और लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट क्या है, तो रुको इसकी बात करेंगे अभी। अगर किसी को लग रहा है ना कि ये सब क्या चल रहा है, कितना भारी भरकम हो गया है, तो भाई बस मुझे 5 मिनट और दे दो। 5 मिनट के बाद ये सब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, आप मुझे सोच के बताओगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप मुझे सोच के बताओगे ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। तो पहला एग्जांपल है चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल। 5 सेकंड है, जल्दी बताओ। तो वेजिटेबल को जब तुम काटते हो तो ये बताओ उसका कलर चेंज हो जाता है, या फिर गाजर काटने के बाद आलू बन जाता है, आलू काटने के बाद गाजर बन जाता है। तो मेरे हिसाब से ऐसा तो कुछ नहीं होता, तो ये होगा फिजिकल चेंज। तो सेकंड क्वेश्चन है बॉइलिंग ऑफ वाटर क्या होता है, तो इसका आंसर है फिजिकल चेंज। क्योंकि भाई जब बर्फ का पानी बनता है तो उसका मतलब होता है हम सॉलिड से लिक्विड में, और यहाँ पे पानी से हमने गैस बना दी है, जिसका मतलब है हम लिक्विड से गैस फॉर्म में गए। तो रहेगा तो पानी ही ना, कुछ और तो नहीं बन जाएगा, इसलिए ये फिजिकल चेंज है। चलो अब बताओ बर्निंग ऑफ पेपर क्या है। तो जिनका भी आंसर आया है कि ये एक फिजिकल चेंज है, वो सब अभी कमेंट में लिखो HSGH। इसका मतलब है हम सब गधे हैं, क्योंकि इसका आंसर है केमिकल चेंज है। ये क्या भाई, याद रखो जितने भी तरीके के कंबसन है ना, जिनमें जो प्रोडक्ट है वो अपना ऐश यानी कि राख में बदल जाता है, वो सब केमिकल चेंज है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो, जो कि है मेल्टिंग ऑफ वैक्स। तो इसका आंसर है ये है एक फिजिकल चेंज। अब जो लोग रो रहे हैं ये तो चीटिंग है, अभी तो बताया गया किसी चीज को जलाने का मतलब होता है केमिकल चेंज। तो यहाँ पे जलाने की बात नहीं हुई, यहाँ पे वैक्स की बात हुई है, मोम की बात हुई है, जो कि पिघल के क्या हो रहा है, वैक्स ही बन रहा है। तो अब बताइए रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स क्या है। तो राइपनिंग का मतलब है जैसे हमने सेब को काट के रख दिया तो वो बीच से रेड होता जाता है, या फिर केले पर दाग लग जाते हैं, तो इसी को राइपनिंग बोलते हैं। और जिनका आंसर केमिकल चेंज है एकदम सही आंसर है, क्योंकि वो जो सेब है या केला है वो एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्शन करके ही तो ऐसे सड़ता जा रहा है, तो इसलिए इसको भी केमिकल चेंज की कैटेगरी में डाला गया है। तो चलिए अब जल्दी से आंसर दीजिए इस बोर्ड्स के PYQ का। आई होप सबने ये सही कर लिया होगा। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है वो फिजिकल चेंज है। तो सबको पता है जो दही होती है वो दूध से बनती है, और दूध और दही अलग अलग चीजें हैं, तो ये तो केमिकल चेंज है। तो ऑप्शन ए तो हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि फिजिकल चेंज पूछा है। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, तो ये है फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। आहा, ये वही है बेटा भाई, 150 की ताकत है ये। दरअसल इसका मतलब है इस प्रोसेस से हम वाइन बनाते हैं। हाँ, तभी तो
मैं बोलता हूँ सस्ती वाली नहीं लेनी चाहिए, वरना आप इम्पॉसिबल से स्टंट को बहुत जल्दी जल्दी और आसानी से कर देते हैं। अभी ये नाम ही ऐसा है फर्मेंटेशन, तो इसको याद रखना और गलती से भी सस्ती वाली मत पीना, वरना भूल जाओगे। और चौथा ऑप्शन है डाइजेशन ऑफ फूड। ये तो सबको पता है, शाम को कुछ खाते हैं तो सुबह कुछ मिलता है, तो ये तो केमिकल रिएक्शन ही है। तो बेसिकली ऑप्शन भी आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल। और जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है उसमें क्या करते हैं, हम पानी को उड़ा देते हैं, जो नीचे कंकड़ बचते हैं उनको ही क्रिस्टल बोल देते हैं। और ये एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि हम लिक्विड को गैस में ले गए। तो यहाँ पे आपका छोटा सा ये कम इंपॉर्टेंट पार्ट होता है खत्म। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट की साइड, जिसके अंदर हम तीनों एक्टिविटी को एकदम मजेदार तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो एक्टिविटी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी की इस चैप्टर की जो शुरू की 3 एक्टिविटी हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो प्लीज इनको ध्यान से करना। तो जैसा मैंने तुमको बोला है कि इस कोर्स में मैं तुमको सब कुछ करा दूंगा, जो भी एनसीईआरटी के कोने कोने में एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है उसको भी। ऐसा नहीं है कि कम टाइम में करा रहे हैं तो कुछ कम करा रहे हैं, जितना बोर्ड पूछेगा उससे थोड़ा सा ज्यादा ही बता देंगे। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 1.1। तो एक्टिविटी फर्स्ट में बोला है एनसीईआरटी ने कि हमको एक मैग्नीशियम के धागे को जलाना है। मैग्नीशियम क्या होता है, तो मैग्नीशियम एक एलिमेंट है जो कि आपको इस पीरियोडिक टेबल में मिल जाएगा। तो इसको जलाने के बाद देखना है हमको क्या मिलता है। तो चलो अब इसको जलाते हैं। तो जलाते समय मुझे क्या दिख रहा है कि जो फ्लेम का कलर है वो कौन सा है, तुम बताओ मैं क्यों बताऊं। तो जिन्होंने भी सोचा था व्हाइट, उनका एकदम सही है। इसको जलाने के बाद हमको मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन हमने जलाया तो मैग्नीशियम को था, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख कैसे आ गई। तो ये ऑक्साइड आया है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जिससे तुम लोग ब्रीथिंग करते हो। तो उसी ऑक्सीजन के साथ इस मैग्नीशियम ने रिएक्शन की और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लिया। तो चलो इसी बात पे बोर्ड का एक पीवाईक्यू सॉल्व कर दो। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जब हमने एक मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो उसमें हमको व्हाइट फ्लेम मिला, ठीक है। तो सिर्फ आपसे केमिकल इक्वेशन पूछिए उस रिएक्शन की। तो तुम बताओ रिएक्शन, मैं क्यों बताऊं। तो देखो अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं सोचता कि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी। तो अब तुमने यहाँ पे एक चीज गौर की, इधर है O2 और यहाँ पर है O। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि रिएक्शन में हमने O2 यूज किया और उधर जाके वो O हो गया हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। जिनका सवाल ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता, तो भाई जो मास है वो कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मतलब है मास ना तो बनाया जा सकता और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता। तो बस यही सोच के मैंने मैग्नीशियम के आगे 2 लगा दिया और इधर प्रोडक्ट में भी 2 लगा दिया। बधाई हो, आपने पढ़ लिया है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। जी हाँ, यही है नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हमको यही पढ़ना है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। अब जिनको अच्छे से समझ में नहीं आया वो थोड़ी देर और रुके, हमारे पास 2 एक्टिविटी हैं, उनको डिस्कस करके हम आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो एक्टिविटी 1.2 में हमसे बोला है कि हमको लीड नाइट्रेट लेना है और पोटेशियम आयोडाइड लेना है और इन दोनों को मिक्स करके देखना है क्या होगा। तो मुझे क्या पता क्या होगा और तुम भी मत बताओ, आओ मिलके देखते हैं क्या होगा। तो पहले इन दोनों को हम पानी में डाल देते हैं, जिससे हमको एक्वस सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो पानी में दोनों को डालने के बाद इन्होंने तो कोई रिएक्शन किया नहीं है पानी के साथ, इतना क्लियर है। चलो अब इन दोनों को मिला देते हैं। ओ येलो कलर आया है, इसका मतलब केमिकल कंपोजिशन चेंज हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। बधाई हो आप लोगों को कि एक और केमिकल रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेगी। अब रिएक्शन की थोड़ी देर बाद आपको क्या दिख रहा है, मुझे तो ये दिख रहा है कि ऊपर कलरलेस है और नीचे का कलर येलो हो गया है। अब ऊपर जो बना है वो है पोटेशियम नाइट्राइट और जो नीचे है वो है लेड आयोडाइड। चलो अब हम इसकी केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जो लेड है उसको हम Pb से डिनोट करते हैं, नाइट्रेट को NO3 से डिनोट करते हैं, पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं और जो हमारा आयोडाइड है उसको I से डिनोट करते हैं। तो चलो अब लिखते हैं केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले लिखेंगे हम रिएक्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। ये रिएक्टेंट्स वही लोग हैं जो कि एक्शन करके रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड लिखेंगे हम प्रोडक्ट, जो कि हमको रिएक्शन के बाद मिलता है। तो ये है आपकी फाइनल केमिकल रिएक्शन। तो आओ अब करते हैं पीवाईक्यू, जिससे हमें आइडिया लगे बोर्ड से अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो कैसा आएगा। तो पार्ट ए मैं सॉल्व कराता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से तुमको कुछ समझाना है। तो पहले क्वेश्चन में पूछा है कि जब हमने लीड नाइट्राइट और पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स किया तो हमें जो प्रेसिपिटेट मिला उसका कलर क्या था। तो ये प्रेसिपिटेट क्या है, तो प्रेसिपिटेट का मतलब है जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं और उसमें हमको इनसॉल्युबल सॉलिड मिलता है, यानी कि जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकता, ऐसा सॉलिड मिलता है, उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो अभी ये बताओ जो मिट्टी है वो भी क्या प्रेसिपिटेट है, क्योंकि वो भी तो पानी में डिसॉल्व नहीं होती। तो इसका आंसर है मिट्टी जो है वो प्रेसिपिटेट नहीं है, क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन के बाद नहीं बनी। तो अब हमसे प्रेसिपिटेट का कलर पूछा है पहले क्वेश्चन में, तो वो तो हमने देख ही लिया है, येलो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में आपसे केमिकल इक्वेशन पूछी है, तो वो तो आप फटाक से लिख दोगे।
तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो इसका आंसर है ये एक प्रेसिपिटेट बनाने वाले टाइप की रिएक्शन है जिसमें हमको लीड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट मिलता है। सो अब 2023 के पीवाईक्यू को आप लोग अटेम्प्ट करिए और मैं आगे बढ़ता हूँ एक्टिविटी 1.3 की साइड। तो एक्टिविटी 1.3 में आपसे बोला है आप जो है जिंक ग्रेनुअल्स लो। ग्रेनुअल्स का मतलब है छोटे छोटे कण जिंक के, और उसको मिक्स करो या तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अब हम ऊपर एक कॉर्क लगा देंगे और उसके थोड़ी देर बाद हमको दिखता है कि जो जिंक है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। थोड़ी देर बाद इस रिएक्शन के अंदर जो टेम्परेचर में हमको चेंज देखने को मिलता है, बेसिकली जो ग्लास ट्यूब है वो गर्म हो जाता है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ से हमको दो टर्म और पढ़नी पड़ेंगी, एक है एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है जिन रिएक्शन में हमको रिएक्शन कराने के लिए हीट देनी पड़ती है। तुम ऐसे याद रख सकते हो, एंडो मतलब अंदर, अंदर मतलब हमको अंदर हीट देनी है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक उसी का उल्टा है, जब हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं और उससे हीट रिलीज हो रही हो बाहर की साइड, उसको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। तो जल्दी से सोच के बताओ ये जो रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? तो अगर मुझे सोचना होता तो मैं सोचता टेम्परेचर बढ़ा है, यानी कि जो हीट है वो बाहर आ रही है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सिंपल। तो इन तीन एक्टिविटी से हमने इस चैप्टर में बहुत कुछ सीख लिया है केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज के बारे में, कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं। तो ये कुछ फैक्टर जो है एनसीईआरटी में दे रखे हैं कि इनको हम चेक करके केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज के बारे में पता लगा सकते हैं, बट ये मैंने आपको पहले ही नोट्स में लिखवा दिए हैं और एक्टिविटी से हमने ये सब ऑब्जर्व भी कर लिया है। अब जिन लोगों को ये सारा पार्ट जो है टफ लगा है, उसका मेनली एक ही रीजन हो सकता है कि उन्होंने कभी पीरियोडिक टेबल उठा के ही नहीं देखी। तो देखो भाई, पीरियोडिक टेबल को उठाओ और शुरू के 20 एलिमेंट को एक बार पढ़ो, क्योंकि शुरू के 20 एलिमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत सारे लोग यही समस्या को नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से उनकी जो केमिस्ट्री है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो मैंने आपको बता दिया है, उन एलिमेंट को उठाओ और एक बार पढ़ो। मैं यूं नहीं बोल रहा कि वो आपको पहले ही दिन याद कर लेने हैं, याद तो वो धीरे धीरे हो जाएंगे। जब तक हमारा कोर्स कंप्लीट होगा आप सारी रिएक्शन खुद ब खुद लिखने लग जाएंगे, क्योंकि नाइट्राइट कैसे लिखते हैं, सल्फाइड कैसे लिखते हैं, ये तो मैं सब बताता ही रहूंगा कोर्स के बीच बीच में। तो अब पढ़ते हैं हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप भी टीबी आलू बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, टीबी मतलब द बैक वेंचर्स आलू बैच, तो यूट्यूब पर एक वीडियो आएगा 19 अक्टूबर को, जिसमें ये बताया जाएगा, वो पूरे 3 स्टेप बताए जाएंगे कि कैसे आप आलू बैच को ज्वाइन कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो बैलेंसिंग का मतलब क्या है, कैसे क्वेश्चन आएंगे और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आइए समझते हैं। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का मतलब है कि जितने एलिमेंट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड यूज किए हैं उतने ही एलिमेंट्स हमारे राइट हैंड साइड होने चाहिए। और जैसा कि मैंने अभी बताया था, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से है, जिसको हम क्लास 9th में पढ़ते हैं, जो कि हमको बताता है कि कोई भी मास हो ना तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही हम मास को क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल लिए और वो रिएक्शन के उस साइड जाके सिर्फ एक ही बचा? तो ये पॉसिबल ही नहीं है, आप इतना मान के चलो, तभी आप इस बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के क्वेश्चंस को उड़ा पाएंगे। तो अब जो प्रॉब्लम मैं फेस करता था अपने टाइम पे किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में, तो वो प्रॉब्लम आप ना फेस करें, इसलिए मैं आपको थोड़ा कुछ बेसिक का बताना चाहता हूँ। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है H का मतलब है हाइड्रोजन का यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, वहीं पर लिखा हुआ हो H2O, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है। लेकिन वहीं पर मैं लिख दूं 2H2O, तो अब बताओ हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? तो जिन लोगों का आंसर 4 है बहुत ही बढ़िया, और जिन लोगों को नहीं पता 4 कैसे आया, तो देखो 2 मॉलिक्यूल तो हाइड्रोजन के हैं और हमने 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ये, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ये, टोटल हो गए 4 मॉलिक्यूल। अब बताओ 2H2O में ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? तो जिन भी लोगों का आंसर 2 है वेरी गुड, जिनको नहीं पता कैसे है तो तुम लोग जान लो 2H2O का मतलब है एक H2O इधर और एक H2O इधर, तो ये दोनों मिलके होते हैं 2H2O, तो इसका मतलब 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं। अब जिन बच्चों को ये सारी बातें पता है, उनको पता है कि मैं कितना बेसिक से लेके चल रहा हूँ, उनको सब पता है कि मैं नेगेटिव से उठा रहा हूँ, 0 से नहीं नेगेटिव से, क्योंकि 6th क्लास के बच्चों को भी दिखाओगे तो वो भी समझ जाएगा। तो इस टॉपिक को मैं इतने बेसिक से इसलिए भी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये बोर्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी सारे लोग इसको खुद ही टफ बना लेते हैं, उनको ये
छोटी छोटी चीजें नहीं पता होता और एग्जाम में सिली मिस्टेक कराते हैं और फिर घर पे आके सिर्फ रिग्रेट रह जाता है, कुछ नहीं बचता उनके हाथ। तो बोला है ना मैंने, साइंस की वजह से इस साल परसेंटेज नहीं रुकेंगी, आप 100 स्कोर कर सकते हो, बस साथ बने रहना। चलो अब एक और एग्जांपल लेते हैं NO3 का। तो इतना तो सब समझ जाओ, NO3 लिखा हुआ है यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल। लेकिन मैं लिख दूं NO3 पे होल ब्रैकेट 2, तो इसमें कितने कितने मॉलिक्यूल हैं, जल्दी से सोचो। तो जिन्होंने सोचा है हाँ यहाँ पे N के 2 मॉलिक्यूल हैं और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल हैं, बिल्कुल सही सोचा है। तो इसका भी फंडा वही है कि ये 2 NO3 लिखे हुए हैं, बस उनको रिप्रेजेंट अलग तरीके से किया गया है। भाई मतलब इससे बेसिक से क्या ही बताऊंगा। और एक बात और सुन लो कि क्या हम NO3 को ऐसे नहीं लिख सकते, आगे 2 लिख दिया फिर NO3 लिख तो सकते हैं, बट ये वाला NO3 जब यूज करते हैं जब हम रिएक्शन की स्टार्टिंग में NO3 को लिख रहे हैं। अगर मान लो NO3 से पहले मैंने कैल्शियम लिख दिया तो मुझे ये ब्रैकेट लगा के यहीं पर लिखना पड़ेगा और यही सही है। बैलेंस कैसे करेंगे किसी भी इक्वेशन को, आओ एक एग्जांपल देखो। तो एग्जांपल वही है पुराना वाला, मैं पहले शायद सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया बट इस बार तो देखो, मैग्नीशियम जब O2 के साथ रिएक्ट करता है तो वो MgO बना रहा है यहाँ तो देखो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया है और हमारे प्रोडक्ट साइड में सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। लेकिन यहाँ 2 लिखने से दिक्कत ये आ गई कि यहाँ पे मैग्नीशियम भी 2 हो गए, इसलिए हम रिएक्टेंट की साइड भी मैग्नीशियम पे 2 लिख देंगे। इस तरीके से जो हमारी केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस हो गई। तो चलो अब एक और इजी सा एग्जांपल लेते हैं। तो जिन लोगों को 50% समझ में आया, इस क्वेश्चन के बाद पूरा 100 हो जाएगा, बट इसको पहले ट्राई करो। सो यहाँ पर हम H2 यानी पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ रहे हैं। तो चलो बैलेंसिंग स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड देखूंगा, इधर हैं 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। फिर मैं प्रोडक्ट की साइड जाता हूँ तो मैं देखता हूँ ठीक है 2 हाइड्रोजन है, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो भी 2 है। तो इसका मतलब है मुझे रिएक्टेंट की साइड पे 1 ऑक्सीजन की जरूरत है। 1 ऑक्सीजन है तो मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन कितने हैं, तो ये तो टोटल 4 हाइड्रोजन है। तो मैं प्रोडक्ट की साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और देखो हो गई बैलेंस। अगर मैं चेक करूँ तो 4 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड, 4 हाइड्रोजन राइट साइड, 2 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड, 2 ऑक्सीजन राइट साइड। बट क्या बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आएगा? भाई मुझे तो नहीं लगता, तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है। बोर्ड में कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब इसको कैसे बैलेंस करें, तो ये हम सीखेंगे पार्ट 2 में। अब देखो पार्ट 1 और पार्ट 2 की नौबत नहीं आती, बट जो सेकंड पार्ट वाली वीडियो है वो अभी प्रिपेयर ही नहीं हुई, तो मैं इनको कैसे मर्ज करूं। तो पार्ट 2 में हम ऐसी एडवांस केमिकल बैलेंसिंग को देखेंगे, उसके अलावा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे, छोटे मोटे टॉपिक और हैं, उन सबको हम 15 मिनट के अंदर वाइंड अप कर लेंगे। यानी बहुत बड़ा चैप्टर है ये, तब भी हमने इसको बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक 30 मिनट में कवर कर लेंगे। तो अब इस चैप्टर के 50 बेस्ट क्वेश्चन मैं बैच में अपलोड करूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए, और उनको आपके साथ डिस्कस भी करूंगा। लेकिन वो डिस्कशन वीडियो थोड़ा एग्जाम के टाइम पर आएगी, बट वो आपके सारे डाउट क्लियर कर। और आपको एक बात बताऊं, जो उनमें बेस्ट क्वेश्चन होंगे ना, जब आप उनको मेरे साथ डिस्कस करेंगे तो आपका जो थॉट प्रोसेस है ना, वो एक लेवल ऊपर चले जाएगा। और एक बात याद रखिए, खाली थ्योरी से किसी का भी भला नहीं हुआ, एट द एंड आपको करने ही क्वेश्चंस हैं। तो डिस्कशन क्वेश्चंस को मत छोड़ना। बैच जो है वो अप्रोक्सीमेटली फ्री है।